हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ES6 मॉड्यूल्स क्या होते हैं और हम ये देखेंगे कि ES6 मॉड्यूल्स का यूज करके अपना जो एक फाइल के अंदर बहुत बड़ा सा कोड है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग फाइल्स में और फिर उसको इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके हम मतलब अपने कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो पहले ये बात समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो जब स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी तो बहुत ही ज्यादा कोड नहीं होता था, बहुत थोड़ा सा ही कोड, कोई पॉपअप दिखा दिया, कुछ बटन को क्लिक करवा दिया तो कुछ हो गया। तो बहुत ही ज्यादा कोड नहीं होता था। तो हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल थी उसमें ज्यादा से ज्यादा 100-150 लाइन होती थी। लेकिन जैसे से एप्स कॉम्प्लेक्स होने लगी, एप्स बड़ी होने लगी, तो हमें अपने कोड को स्प्लिट करने की जरूरत पड़ने लगी कि हमारा एक फाइल जो रहेगा उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की फंक्शनलिटी लिखी रहेगी, दूसरे फाइल के अंदर दूसरे टाइप की फंक्शनलिटी लिखी रहेगी। तो हमें स्प्लिट करने की जरूरत पड़ी। तो इस जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोड स्प्लिटिंग का कोई भी बाय डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं था, बाय डिफॉल्ट मतलब सिस्टम नहीं था। तो अलग अलग सिस्टम्स आए। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हुआ उसका नाम था कॉमन जेएस। अब ये नाम बहुत ही अलग सा है, बहुत ही कॉमन सा नाम है कॉमन जेएस। तो हाँ, ये नोड जेएस के अंदर यूज होता था। उसके अंदर हम रिक्वायर करके अलग अलग फाइल से मतलब हम लोग फेच करते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे। रिक्वायर का सिंटैक्स होता था। तो वो था एक अलग इम्प्लीमेंटेशन, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट नहीं था। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब ES6 आया, ES6 का जावास्क्रिप्ट का वर्जन आया, तब वहां पे बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंटैक्स दिया गया और हम अपने कोड को उसके बाद से अलग अलग फाइल में ब्रेक कर सकते थे बिना किसी अलग लाइब्रेरी का यूज किए, जैसे कि कॉमन जेएस। तो अभी भी अब तो मतलब काफी वो खत्म होने लगा है कॉमन जेएस का सिंटैक्स। अभी भी हम लोग लगभग 1-1.5 साल पहले तक हम लोग रिक्वायर का यूज करते थे। अब उसका यूज नहीं करते हैं, रिक्वायर जेएस का मतलब रिक्वायर करके हम नहीं इंपोर्ट करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स सपोर्ट करता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। और फ्यूचर में आगे आने वाले समय में यही यूज होने वाला है सब जगह, चाहे वो रिएक्ट में तो ऑलरेडी यही यूज होता है, और चाहे वो नोड जेएस हो, चाहे जो हर जगह पे यही यूज होने वाला है। और जो पुराने ट्यूटोरियल्स थे, पुराने कोर्सेज थे, वहां पे तुम्हें रिक्वायर जेएस यूज होता हुआ मिलेगा। लेकिन जो नए कोर्सेज है वहां पे सब जगह पे यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही यूज होता हुआ मिलेगा, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी है हमें अपने कोड को अलग अलग फाइल में स्प्लिट करने की। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और अपने HTML से जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर दिया है। और आप ये स्टार्टर कोड डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कोड लिखा है। और कोड ज्यादा कुछ नहीं है, ये दो एरेज हैं, एक प्रोडक्ट्स डेटा है, एक यूजर्स डेटा है। और अगर तुम देखोगे तो ये लगभग 1800 लाइन का है और ये 1800 से 2400 तक है, यानी कि ये भी लगभग 500-600 लाइन का है कोड। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यूजर्स डेटा अगर मैं देखूंगा तो 30 यूजर्स का डेटा है। यहाँ पे 30 यूजर्स की आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो अगर मुझे इस यूजर्स डेटा को अपने इसी मेन स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल के अंदर ही रखना हो और मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने हो, तो फिर क्या करना होगा हमें। हम यहाँ से लाइन नंबर 2000 से स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना। अपना हम पहला वेरिएबल बनाएंगे, मान लो यूजर बना रहे हैं, इज इक्वल टू यूजर्स डेटा का फर्स्ट यूजर मान लो मैंने ले लिया। तो इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। अब काम तो चल रहा है ना, लेकिन हम देखो, तुम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन नंबर 2000 से, हमारा कोड ही स्टार्ट हो रहा है। तो इतना ज्यादा स्पेस, इतनी ज्यादा लाइंस बार बार ये कंफ्यूजन देंगी। अगर कहीं ये यहाँ तो क्लोज और ओपन करने का ऑप्शन होता है, अगर कहीं भी गलती से खुल गया ये, तो ये हम स्क्रॉल करते ही रह जाएंगे, करते ही रह जाएंगे। बहुत ही लंबा सा ये ऑब्जेक्ट है। तो ये तो मैंने बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल लिया। एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे इतने लंबे लंबे ऑब्जेक्ट्स हम लोग फाइल में नहीं रखते हैं, सब कुछ डेटाबेस से आता है API का यूज करके। लेकिन मान लो कि ऐसा हमें रखना है और प्रोजेक्ट बनाने हैं। जब हम स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो रखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं। हम जब बेसिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जब हमें बैक एंड नहीं आता है, तब हम ऐसे ही यहाँ पे रख के अपना डमी समझ लो डेटा रख देते हैं और फिर हम अपना प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये बहुत ज्यादा लाइन घेर लेगा, ये 1800 लाइन से घेर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोड को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हम दो फाइल्स बनाते हैं, एक यूजर्स डेटा और एक प्रोडक्ट्स डेटा। और ये जावास्क्रिप्ट की फाइल ही होगी, ठीक है। यूजर्स डेटा डॉट जेएस और एक प्रोडक्ट्स डेटा।
नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा सही रहेगा कि अगर हम वही नाम रखें जिस डेटा को हम रखना चाहते हैं। तो हम अलग अलग फाइल्स बना सकते हैं और इस यूजर्स डेटा वाले फाइल को मतलब कोड को हम यूजर्स डेटा में रख सकते हैं। मैंने ये पूरा कोड वहां पे रख दिया है यूजर्स डेटा वाली फाइल को, और प्रोडक्ट्स डेटा वाली मतलब एरे को, प्रोडक्ट्स के डेटा को मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर। तो अब हमारी जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस है एकदम खाली हो गई है, फ्री हो गई है। अब क्या करें? अब अगर हम अपने कंसोल के अंदर जाके देखेंगे तो यूजर्स डेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी है, मतलब नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हमने केवल अपने HTML के अंदर केवल स्क्रिप्ट वन को ही ऐड किया है, मतलब स्क्रिप्ट डॉट जेएस को ही ऐड किया है, दूसरे स्क्रिप्ट को तो ऐड नहीं किया है। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो मतलब कर सकते हैं, इस तरह से भी कोड स्प्लिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती है। तो चलो एक बार ऐड करके ही देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं इसमें ऊपर ऐड करूंगा प्रोडक्ट्स डेटा डॉट जेएस, प्रोडक्ट्स डेटा। ये सजेशन कुछ दिनों से मेरा काम नहीं कर रहा है। हाँ, प्रोडक्ट्स डेटा डॉट जेएस को मैंने ऐड कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स डेटा अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट्स डेटा मेरा डिफाइंड है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, तो भी यहाँ पे डिफाइंड है, लेकिन मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर नहीं यूज कर पाऊंगा। अगर मैं कंसोल लॉग करूंगा प्रोडक्ट्स डेटा, प्रोडक्ट्स डेटा, प्रोडक्ट्स डेटा, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा, ये एरर देगा। उसके लिए मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना होगा, इसको ऊपर रखना होगा, स्क्रिप्ट को नीचे रखना होगा, तब काम करेगा। तो हमें इस तरह से ऐड नहीं करना होता ये। स्प्लिट तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल्स का यूज नहीं कर रहे हैं। मॉड्यूल्स का जब यूज करेंगे तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक मॉड्यूल वाला अप्रोच नहीं, ये एक नॉर्मल स्क्रिप्ट वाला अप्रोच है, और इसमें काफी ज्यादा कमियां हैं। मतलब हमारा वेरिएबल एकदम ग्लोबल स्पेस में ही डिफाइंड हो जाता है यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे अगर हम मॉड्यूल्स का यूज करेंगे तो कहाँ पे ग्लोबल में नहीं डिफाइंड होता है, वो अलग ही जगह डिफाइंड होता है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। तो अभी हम क्या करेंगे, जो यूजर्स डेटा है और प्रोडक्ट्स डेटा, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसको कैसे एक्सपोर्ट करना है? एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा, इसके आगे बस लिख देना है। अगर हम चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक दूसरा सिंटैक्स बताता हूँ। हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपोर्ट और फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे यूजर्स डेटा। तो हमने इस फाइल से यूजर्स डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया है। अब कोई भी दूसरी फाइल इंपोर्ट कर सकती है, और यहां से हम एक्सपोर्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स डेटा। करली ब्रैकेट के अंदर हमें बताना पड़ेगा प्रोडक्ट्स डेटा। तो हमने यहाँ से प्रोडक्ट्स डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया है, यहाँ से यूजर्स डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी अगर हम इंपोर्ट करने जाएंगे तो एरर आएगी। चलो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो ये मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, इसका सिंटैक्स ऐसा कुछ होता है इंपोर्ट, और हमने करली ब्रैकेट के अंदर एक्सपोर्ट किया है, तो इसको हम बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। इसके अलावा एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अभी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करके भी हम देख लेंगे क्या होता है। तो अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं यूजर्स डेटा, तो मैं करूंगा इंपोर्ट, और फिर यहाँ पे भी करली ब्रैकेट हमें लगाना होगा और लिखना होगा यूजर्स डेटा। और देखो ये ऑटोमेटिक सेशन दे दिया है, तो डॉट स्लैश ये हो गया, और फिर डॉट जेएस भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर हम डॉट जेएस नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी, लेकिन हम डॉट जेएस यहाँ पे लगा देते हैं तो भी एरर आएगी। चलो दिखाता हूं मैं। ये कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ए मॉड्यूल। तो ये बोल रहा है कि एक मॉड्यूल के बाहर हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? अब मॉड्यूल क्या है? ठीक है, तो ये जो हमारी फाइल है, जो index.html फाइल है, इसके अंदर हमने जो जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट करते टाइम हमें बताना होगा टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। तो इतना चीज लिखना है हमें बस, टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। तो जैसे ही हम टाइप मॉड्यूल कर देंगे, ये एरर गायब हो जाएगी और हम इस पे इंपोर्ट कर पाएंगे। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है यूजर्स डेटा, और अगर हम चाहें तो कंसोल लॉग कर सकते हैं यूजर्स डेटा, यूजर्स डेटा। ये मैं करता हूं कंसोल लॉग, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूजर्स डेटा,
तो अब ये देखो, ये यहाँ पे हमने लाइन नंबर 3 script.js लाइन नंबर 3 पे कंसोल लॉग किया है और यहाँ पर आ रहा है ये डेटा। तो यानी कि हमने इस फाइल से इंपोर्ट कर लिया इस फाइल में। किस तरह से? हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, हमने करली ब्रैकेट के अंदर उसका नाम बता दिया कि हमें ये एक्सपोर्ट करना है। अगर कोई दूसरा वेरिएबल होता, मैं मान लो एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट नेम माई नेम, कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल टू अनुराग, मैं ये बना लेता हूँ, पूरा नाम लिख देता हूँ। और अगर मुझे चाहिए कि मुझे ये दोनों वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट करना है तो मैं इन दोनों को एक्सपोर्ट कर दूंगा। और अभी हम यहाँ पर केवल एक को ही इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो माई नेम को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कंसोल लॉग कर सकता हूँ माई नेम। तो ये देखो माई नेम लाइन नंबर 4 से होके आ रहा है, कंसोल लॉग लाइन नंबर 4 है और यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे कंसोल लॉग होके आ रहा है। यानी कि हमने डिफाइन किया वेरिएबल, फाइल नंबर नहीं है कोई, फाइल यूजर्स डेटा के अंदर हमने डिफाइन किया है और हम एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे। किस तरह से? यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया हमने, इसको बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है अभी हम देखेंगे। इसके अलावा भी एक दूसरी तरह का एक्सपोर्ट होता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट उसको बोलते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं इंपोर्ट सिंटैक्स का यूज करके। इंपोर्ट लिखेंगे और फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रैकेट के अंदर जिस वेरिएबल को हमें इंपोर्ट करना है उसका नाम देना होगा, एग्जैक्ट वैसे ही नाम देना होगा। अगर हम कोई भी दूसरा नाम दे देते हैं, जैसे माई नेम्स मैं इसको कर देता हूं, तो एरर आ जाएगी, दिक्कत आएगी यहाँ पे। अनकॉट सिंटैक्स एरर, रिक्वेस्टेड मॉड्यूल यूजर्स डेटा डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड मतलब माई नेम्स। तो ये एरर आ रही है कि जो तुम इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो यूजर्स डेटा में से माई नेम्स, वो एक्सपोर्ट नहीं किया गया है। तो हमारे जावास्क्रिप्ट को पता है कि यूजर्स डेटा से क्या क्या एक्सपोर्ट किया गया है। यूजर्स डेटा एक्सपोर्ट किया गया है और माई नेम एक्सपोर्ट किया गया है, दो चीजों को एक्सपोर्ट किया गया है। अगर तुम उसके अलावा कुछ भी इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो एरर देगा, और एरर यहाँ पे ये देगा कि जिसको तुम इंपोर्ट करना चाह रहे हो वो एक्सपोर्ट नहीं किया गया है, उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना होगा। तो हम चाहें, यहाँ पर अब मैं एक और चीज बताता हूँ, एक्सपोर्ट करते टाइम हम नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे माई नेम है, माई नेम को अगर एज इट इज लिख देंगे तो माई नेम ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो एज माई नेम्स ऐसा कर सकते हैं। तो माई नेम को हम एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन उसका नाम चेंज करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी देखो ये माई नेम एज माई नेम्स, ठीक है। ये कहाँ से एरर आ रही है? ये एरर आ रही है यहाँ से, हाँ। तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग कर रहे हैं माई नेम, इसको मुझे चेंज करके माई नेम्स करना होगा। अब देखो एरर चली गई है। तो अभी हमने क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट करते टाइम मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। तो इस तरह से हम एक्सपोर्ट करते टाइम नाम चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं इसको अनकमेंट कर मतलब कमेंट कर देता हूँ और इसका नाम जैसा था वैसा कर देते हैं। और जिस तरह से हमने देखा एक्सपोर्ट करते टाइम नाम चेंज कर सकते हैं, वैसे ही हम चाहें तो इंपोर्ट करते टाइम भी नाम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो माई नेम्स, अब फिर से मैंने उसको कमेंट कर दिया है, मैंने इसको फिर से माई नेम को एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर मुझे माई नेम्स नाम से वेरिएबल चाहिए, अगर मुझे माई नेम्स नाम से वेरिएबल चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इंपोर्ट माई नेम एज माई नेम्स, ठीक है। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं माई नेम, लेकिन उसका जो वेरिएबल का नाम है वो चेंज करके कर दे रहे हैं माई नेम्स। तो अभी ये फिक्स हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा। हम एक्सपोर्ट करते टाइम नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी डिफॉल्ट नेम था उसका नाम चेंज करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, और इंपोर्ट करते टाइम भी उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तुम कुछ भी, कोई जरूरी नहीं उसको प्लूरल ही बना दो, तुम एज ए कर सकते हो तो उसका नाम ए हो जाएगा। माई नेम को एज ए कर दिया मैंने, तो ए को कंसोल लॉग कर रहे हैं लाइन नंबर 4 पे script.js के अंदर, लाइन नंबर 4 पे script.js के अंदर से आ रहा है ये। तो ये इस तरह से हम मतलब चेंज कर सकते हैं, रीनेमिंग इसको बोलते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एक लाइन में ऊपर करके, और हम जैसा नाम है वैसे ही इंपोर्ट करेंगे, नाम चेंज नहीं करेंगे। नाम चेंज करना तब पड़ता है जब मान लो हमारे फाइल में ऑलरेडी माई नेम नाम से वेरिएबल क्रिएटेड है और हमें दूसरे फाइल से भी इंपोर्ट करना है, उसका भी नाम सेम है, तो उस टाइम पे रीनेम करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाती है।
नहीं तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, बोल देगा उस नाम से ऑलरेडी वेरिएबल है अभी। हाँ, तो एक मैं यहाँ पे रियल लाइफ केस दिखा देता हूँ। और सबसे ज्यादा कॉमन होता है इंपोर्ट करते टाइम नेम चेंज करना। एक्सपोर्ट तो वैसे ही होता है, जो नाम होता है वैसे एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट करते टाइम भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, एक रियल लाइफ में सिनेरियो दिखाता हूँ। कौन मान लो यहाँ पे माई नेम नाम से ऑलरेडी वेरिएबल है, इसके अंदर हेलो लिखा है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे माई नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो हम इंपोर्ट करते टाइम इसका नाम चेंज करेंगे माई नेम्स, या कुछ भी चेंज कर सकते हैं, माई नेम्स, ये कर दिया। अभी ये एरर चली गई है, और हम यहाँ पे माई नेम्स को कंसोल लॉक करेंगे, क्योंकि माई नेम इस हेलो को पॉइंट करने लगा है। माई नेम जो हम कंसोल लॉक कर रहे थे ना, ये हेलो को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे हेलो आ रहा है। अगर हमें ये चाहिए जो कि इंपोर्ट करके हम लेके आए हैं, तो उसके लिए माई नेम्स देना पड़ेगा। और इस सिनेरियो में हमें रीनेम करने की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल सिनेरियोज में जब हमारे फाइल में वैसा नाम का वेरिएबल नहीं है, तो मतलब रीनेम करने की जरूरत कोई कुछ भी नहीं पड़ती है। तो ये हो गया नेम्ड एक्सपोर्ट। अब एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, तो उसको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं? तो हम प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, और प्रोडक्ट्स डेटा को हमने एक्सपोर्ट किया है इस तरह से। हम इस एक्सपोर्ट को हटा देते हैं यहाँ पे, और हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखेंगे, और फिर प्रोडक्ट्स डेटा हम ये कर देंगे। तो ये करने से क्या होगा, जो भी हमारा वेरिएबल है वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम आए तो ये दिखा रहा है कुछ नॉट डिफाइंड है। हाँ, नेम्स हमने क्योंकि वो रीनेम जो किया था उसको हटा दिया है, तो एरर आ रही थी। तो ये जो प्रोडक्ट डेटा वाली फाइल थी, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है। यहाँ से हमने जो भी एक्सपोर्ट किया है इसको बोलेंगे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, और यूजर्स डेटा के अंदर से जो भी हमने किया था उसके अंदर इसको बोलेंगे हम नेम्ड एक्सपोर्ट, क्योंकि हर एक का नाम बता के एक्सपोर्ट किए हैं। हालांकि नाम तो यहाँ भी बताए हैं हम, लेकिन इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बोलेंगे। अब इसमें डिफरेंस तब आ जाता है जब हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स डेटा को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और हम अगर करली ब्रैकेट लगा के करते हैं प्रोडक्ट्स डेटा इस तरह से फ्रॉम, अब देखो ये सजेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम प्रोडक्ट डेटा डॉट जीएस, तो अभी देखना ये एरर देगा। ये बोल रहा है द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड ये। तो ये क्या हुआ? अब ये बोल रहा है कि जो जिस फाइल से तुम इंपोर्ट करना चाह रहे हो प्रोडक्ट्स डेटा, उस फाइल से इस नाम का एक्सपोर्ट नहीं अवेलेबल है। तो हो सकता है हमारे स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। मैं कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देता हूँ, तो स्पेलिंग तो एकदम सही है, वैसे ही है, फिर भी एरर आ रही है। तो जो भी नेम्ड एक्सपोर्ट होते हैं उसको हम करली ब्रैकेट लगा के नहीं इंपोर्ट करते हैं, बस डिफरेंस इतना है। तो अभी कोई एरर नहीं आ रही, अब सही है। अगर हम प्रोडक्ट्स डेटा को कंसोल लॉक करें, मैं दोनों कंसोल लॉक को हटा देता हूं और मैं कंसोल लॉक करता हूं प्रोडक्ट्स डेटा, तो देखो ये अभी एकदम सही है। देखो ये प्रोडक्ट्स डेटा आ रहा है सारे, आईफोन एक्स, आईफोन 9, सैमसंग, तो ये सही है। अब यहाँ पर एक और मस्त चीज होती है कि हम इंपोर्ट करते टाइम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमें एज वेज कुछ भी नहीं लिखना। जो भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसका नाम तुम ए दे सकते हो, इंपोर्ट ए फ्रॉम ये। तो जो भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उस फाइल से वही आता है। तो इसमें ये बात होती है कि हम कोई भी नाम दे सकते हैं उस पर, मतलब उसका कोई वो नहीं होना चाहिए, मतलब फर्क नहीं पड़ता है किस नाम से एक्सपोर्ट किया गया। वहां पे तुम ABCDEFGH कुछ भी नाम दे दोगे, बस बीच में सेमी कॉलन ना हो, ठीक है, तो एकदम सही काम करेगा। ये देखो मैंने इतना खराब सा नाम दे दिया तो भी एकदम सही काम कर रहा है। लेकिन जनरली जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि जिस नाम से एक्सपोर्ट किया गया है उसी नाम से इंपोर्ट करो। और ज़्यादातर जो भी डिफ़ॉल्ट होते हैं उनको कैपिटल लेटर में कई बार इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेटा तुम इंपोर्ट कर रहे हो। अगर क्लासेस हैं जो कि हमने अभी नहीं पढ़ी हैं तो उसको कैपिटल लेटर में करते हैं, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैसे भी इंपोर्ट करो। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वही नाम, जिस नाम से एक्सपोर्ट किया गया था उसी नाम से इंपोर्ट करो, तो ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो, तुम्हें अगर कोई वैलिड रीजन लगता है कि कुछ और नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं,
तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे हमें डॉट स्लैश लगाना होगा, अगर हम नहीं लगाते हैं तो एरर आ जाएगी। फेल टू रिजॉल्व मॉड्यूल स्पेसिफायर, ये सब कुछ एरर आ रही है। अगर हम स्लैश लगा देते हैं तो भी काम कर जाएगा इस केस में, लेकिन हम डॉट स्लैश लगा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, डॉट स्लैश। और यहाँ पे जेएस भी लगाना पड़ेगा। अगर आप रिएक्ट सीखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम मतलब जेएस नहीं लगाते हैं, डॉट जेएस लगाना नहीं ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जावास्क्रिप्ट का है वहाँ पे हमें एकदम फाइल का नाम एग्जैक्ट देना होगा, डॉट जेएस करके, तभी काम करेगा। तो ये इतना हो गया, हमने डिफॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख लिया, और इसमें इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हमारा ये यूजर्स डेटा के अंदर से हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, केवल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम दोनों चीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम ये नेम्ड एक्सपोर्ट केवल माई नेम को कर दें, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये चीज यूजर्स डेटा हम इस तरह से कर सकते हैं। मतलब एक को हम नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एरर आएगी क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है इसको नेम्ड एक्सपोर्ट की तरह, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और हाँ, तो अभी सही है, सही काम कर रहा है। और हमें अगर नेम्ड एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है तो हमें पता है कि हमें इस तरह से एक्सपोर्ट करना होता है, हमें उसका नाम नहीं देना होता, मतलब करली ब्रैकेट नहीं देना होता, और नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। और हम यूजर डेटा को अगर कंसोल लॉग करेंगे तो सही चल रहा है। ये है यूजर्स डेटा, ये है प्रोडक्ट्स डेटा, दोनों 30-30 एलिमेंट्स का एरे है। तो सही है इस तरह से। तो अब हम ये दो लाइन में जो इंपोर्ट कर रहे हैं इसको हम चाहें तो एक ही लाइन में कर सकते हैं, हमें दो दो लाइन में करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे यूजर्स डेटा ऐसे लगा के कॉमा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो नेम्ड एक्सपोर्ट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी भी ये सही चल रहा है और एकदम मस्त चल रहा है। सब यूजर्स का नाम आ रहा है यहाँ पे, और ये है प्रोडक्ट्स का नाम, तो सही है। और अगर मैं माई नेम को भी कंसोल लॉग कर दूं तो माई नेम भी यहाँ पे आएगा प्रिंट होकर। तो हमने इंपोर्ट करना सीख लिया, लेकिन अभी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे तुम कई बार देखोगे जो एक्सपोर्ट होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, उसको ज्यादातर इस तरह से नहीं लिखते हैं, मतलब नीचे नहीं लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे सीधा ही लिख सकते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट माई नेम, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम सीधा ऐसे ही कर देते हैं। मैं अगर इसको कमेंट करके यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख दूं तो ये एरर आ रही है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशंस के साथ हम लोग ऐसा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं इन लाइन सीधा ही। हमें चाहे वार यूज करें, चाहे कॉन्स्ट यूज करें, चाहे लेट यूज करें, हम सीधा ही वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं, वो एरर देगा। हमें अगर कोई वेरिएबल है उसको एक्सपोर्ट करना है तो हमें अलग से ही करना होगा, जिससे यहाँ पे हम कर रहे हैं अलग से। तो हालांकि एक तरीका होता है जिस तरह से कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं एक बार दिखाता हूँ। हमें ये कॉन्स्ट हटाना होगा यहाँ पर, और इस यूजर्स डेटा को भी हटाना होगा। तो अभी अगर हम बस इतना हटा के देखेंगे तो इधर तो कोई एरर नहीं दिख रही है VS कोड के अंदर, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि यूजर्स डेटा इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हम एक वेरिएबल के अंदर, एक ऐसे वेरिएबल के अंदर हम मतलब वैल्यू को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हमने कभी डिफाइन ही नहीं किया है। तो अगर हम ऊपर आएंगे यहाँ पे हम लेट कर देते हैं यूजर्स डेटा, तो इस तरह से हम कर लेंगे। लेकिन अब ये भी, और एरर भी चलेगी और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, सही से काम भी कर रहा है, लेकिन हम ये एक अलग लाइन में डिक्लेयर कर रहे हैं फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो इस यूजर्स डेटा को भी हटा दें, अगर यूजर्स डेटा को भी हटा देंगे तो इस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये पूरा एरर सीधा हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं आएगी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉमन होता है कि हम जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है उसको हम अलग से ही करें। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस तरह से एक यूजर का नेम, और इस तरह से कर सकते हैं। अगर चाहो तो सीधा मतलब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस एरे के आगे लगा दो तब भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो हमने वो भी देख लिया। और एक वेरिएबल को, एक अगर कोई सिंगल वेरिएबल है तो उसको हम इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई फंक्शन है तो उसको डायरेक्टली इनलाइन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं अगर फंक्शन डिक्लेरेशन है तो। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेरेशन कर दूं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन गेट
यूजर, गेट यूजर ये फंक्शन है। गेट फर्स्ट यूजर मैं कर देता हूं इसका नाम, गेट फर्स्ट यूजर, और यहां से हम रिटर्न करेंगे यूजर्स डेटा, और उसमें से बस केवल फर्स्ट यूजर को रिटर्न कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। और इसको अगर हम चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, तो ये हो गया नेम्ड एक्सपोर्ट, ये नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया। और अगर हम यहाँ पे चाहें तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं यूजर्स, हाँ गेट यूजर, ये इंपोर्ट भी हो गया। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इस यूजर को और इसका मतलब इस फंक्शन को, और इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो कंसोल में प्रिंट होके आएगी। तो ये फर्स्ट यूजर आ गया है, तो सही है। इस तरह से हम नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस फंक्शन को, सीधा एक्सपोर्ट यहाँ पे लगा देंगे। नहीं तो हम चाहें तो इसको हम करली ब्रैकेट वाला अगर यूज कर रहे हैं एक्सपोर्ट, तो वहां पे भी कर सकते हैं। और हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये एरर देगा, ये एरर दे रहा है ये कि दो दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे आए तो डुप्लीकेट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मतलब एक ही बार हम एक ही चीज को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं, दो चीज को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसको कमेंट करना होगा और इसको हमें करना होगा यहाँ पे एक्सपोर्ट। अगर हमें एक्सपोर्ट करना ही है तो एक्सपोर्ट यहाँ पे करना होगा, एक्सपोर्ट इनलाइन, मतलब नेम्ड एक्सपोर्ट करना होगा। जैसे कि ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, और इसको हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर, हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। तो अब अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूजर्स डेटा, तो और गेट फर्स्ट नेम को, गेट फर्स्ट यूजर को हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज अ नेम्ड एक्सपोर्ट, लेकिन हमने एक्सपोर्ट किया है एज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो अब एरर देगा, बोलेगा इस नाम का एक्सपोर्ट नहीं है, नेम्ड एक्सपोर्ट फर्स्ट यूजर इज नॉट एक्सपोर्टेड, ऐसा एरर आ रहा है। तो मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। अगर अब यहाँ पे अगर यूजर्स डेटा को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप बताओ। यहाँ पे कंसोल लॉग लाइन नंबर 7 पे कर रहे हैं, ये हो जाएगा फंक्शन। यूजर्स डेटा जो है वो गेट यूजर फंक्शन है। तो यानी कि नाम कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यही हमने यहाँ पे करके देख लिया। नाम फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी डाल दोगे तुम, वहां से जो इंपोर्ट होके आएगा वो डिफॉल्ट जो भी एक्सपोर्टेड था वही आएगा। तो यहाँ पे हम अप्रोप्रिएट नाम डाल देते हैं, गेट फर्स्ट यूजर। तो अभी सही है, ये इंपोर्ट कर लिया हमने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ कर लिया और चल रहा है सही से। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है काफी मस्त चीज है, हम अपने पूरे कोड को एक दूसरे फाइल में रख सकते हैं और वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर हम चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए, इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ। और हम चाहें तो हम कर सकते हैं इंपोर्ट स्टार एज समथिंग, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ, हमने बोल दिया है सब कुछ इंपोर्ट कर लो और उसका नाम रख दो समथिंग। तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको समथिंग को कंसोल लॉग करूं, ये नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, नाम मैंने बस समथिंग रख दिया इसीलिए कि कुछ भी नाम तुम रख सकते हो। तो इस फाइल से जितना भी चीज एक्सपोर्ट हुआ होगा, चाहे डिफॉल्ट चाहे जैसा भी एक्सपोर्ट हुआ होगा, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर हम समथिंग को कंसोल लॉग करें तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसके आगे लिखा है मॉड्यूल। तो तुम भूल जाओ मॉड्यूल वॉड्यूल, यहाँ पे क्या लिखा है, बस ये बता रहा है कि जो उस फाइल से एक्सपोर्ट किया गया था, किस फाइल से, यूजर्स डेटा फाइल से जितना भी चीज एक्सपोर्ट किया गया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें यूजर्स नेम मिल रहा है, माई नेम मिल रहा है, यूजर्स डेटा मिल रहा है और एक डिफॉल्ट करके मिल रहा है। तो डिफॉल्ट क्या है, अगर इसको खोलेंगे तो जो हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था वो है, यानी कि हमने जो भी एक्सपोर्ट किया, अगर नेम्ड एक्सपोर्ट किया है तो वो सारा उसका नाम आ जाता है एज इट इज। मतलब हम अगर चाहें तो समथिंग डॉट, अगर हम समथिंग डॉट माई नेम अगर करें तो हमें माई नेम मिल जाएगा, अनुराग सिंह। समथिंग डॉट यूजर्स डेटा अगर करेंगे तो यूजर्स का डेटा मिल जाएगा। और समथिंग डॉट डिफॉल्ट करना होगा हमें, अगर समथिंग डॉट डिफॉल्ट करते हैं तो वो फंक्शन मिल जाता है और उसको फिर हम कॉल कर सकते हैं, अगर फंक्शन है, नहीं तो कोई भी वैल्यू है वो हो जाती है। तो डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट होता है वो समथिंग के अंदर डॉट, मतलब समथिंग डॉट डिफॉल्ट करके आता है, उसका नाम नहीं होता है। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं सब चीज को, लेकिन जिसको हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है उसका नाम नहीं आएगा
उसका नाम, हालांकि यहाँ पे क्या था, हमने क्या दिया था इसका नाम, ये गेट फर्स्ट यूजर नाम दिया था, तो वो डिफॉल्ट के नाम से एक्सपोर्ट होगा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जब हम इंपोर्ट स्टार करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सब कुछ इंपोर्ट करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दो, और उस ऑब्जेक्ट का नाम जो भी हम चाहें वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे समथिंग डिसाइड किया, हम चाहें तो हेलो डिसाइड कर सकते हैं, या कुछ भी जो भी चाहें वैसा डिसाइड कर सकते हैं, और उसके अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो जो भी वहां से एक्सपोर्ट की गई थी। और जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है वो उसका नाम डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का नाम ही डिफॉल्ट हो जाएगा, और जो नेम्ड एक्सपोर्ट है उसका नाम सब सही से रहेगा। तो सही है, बाकी सारी चीजें कोई काम की नहीं है हमारे, तो ठीक है, काफी सही चीज है ये। एक तीसरा तरीका, इस तरह से भी तुम देखोगे कई बार एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। नॉर्मली तो सबसे ज्यादा नेम्ड और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ही काम आते हैं। तो ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो काफी चीजें हमने देख ली हैं किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये काम किस तरह से करता है। तो मैं कुछ कोड को यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ, इस चीज को मैं ऊपर कर देता हूँ, और मैं इस कोड को भी कमेंट कर देता हूँ। अभी प्रोडक्ट्स डेटा पे ध्यान देते हैं। प्रोडक्ट्स डेटा को हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर सबसे पहली चीज, मैं मान लो कुछ भी नहीं इंपोर्ट करता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ, मैंने सारे कोड को रिमूव कर दिया है, तो अभी हमारा जो HTML है, HTML जो है उससे केवल script.js कनेक्टेड है, और उसका टाइप मॉड्यूल है, बस इतना है। और अगर हम अपने नेटवर्क में जाएंगे और हम रिलोड करेंगे, ऑल के फिल्टर पे लगा देते हैं और रिलोड अगर करते हैं, तो हमारी index.html फाइल आ रही है और script.js फाइल आ रही है, ये दोनों फाइल्स आ रही हैं। और index.html को किसने बुलाया है? हमारे यूआरएल ने बुलाया है। जो हम यूआरएल पे डाल के रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे इनिशिएटर उसका है अदर, यानी कि हमारे ब्राउजर ने कॉल किया था उसको। और फिर script.js को index.html ने बुलाया है, और इंडेक्स अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है लाइन नंबर 8 से बुलाया है। लाइन नंबर 8 पे लिखा गया था कि इस स्क्रिप्ट को बुला लो, कॉल कर दो, तो इस पे रिक्वेस्ट जाती है और हमारी script.js फाइल आ गई है। अब इसके अंदर अगर हम देखें, अगर हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मैं कंसोल लॉग करता हूं। अभी हम थोड़ा सा ये समझने जा रहे हैं कि जब हम टाइप मॉड्यूल करते हैं तब क्या क्या चीजें होती हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं पहले, कॉन्स्ट माई यूजर माई नेम, माई यूजर या यूजर नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं। इसके अंदर मैं बस केवल नाम दे देता हूं, प्रो कोडर, बस इतना ही नाम दिया है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉक करूंगा तो हो जाएगा, यूजर एकदम सही से प्रिंट होगा और चल रहा है। और अगर हम इसको देखने जाएं अपने कंसोल के अंदर, अगर यहाँ पे हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेगा यूजर इज नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है? तो जब हम जैसे ही हम टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल लगाते हैं, एक बार मैं रिमूव करके दिखा देता हूं। मैंने बस केवल टाइप मॉड्यूल रिमूव किया है, और अभी अगर मैं यूजर को एक्सेस करना चाहूंगा तो आराम से एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम टाइप मॉड्यूल नहीं लगाते हैं, जो डिफॉल्ट होता है, तब क्या होता है, मैं अगर अपने सोर्सेस टैब में आ जाऊं, सोर्सेस में स्क्रिप्ट के अंदर आ जाऊं, और यहाँ पर एक डिबगर लगा दूं और रिलोड करूं, तो स्कोप के अंदर अगर हम आएंगे तो ग्लोबल स्कोप है ये, ठीक है। ये स्क्रिप्ट स्कोप भी एक तरह का ग्लोबल स्कोप ही होता है। तो यूजर हमारा जो है वो ग्लोबल स्कोप के अंदर है, इसीलिए हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं अपने कंसोल से। और किसी भी फाइल से, अगर दूसरी भी फाइल होती जो कि हमने कनेक्ट की होती, तो उसमें हम एक्सेस कर पाते इस फाइल इसको, क्योंकि हमारे ग्लोबल मेमोरी में आ गया है, इसीलिए हम इसको कंसोल से भी एक्सेस कर पा रहे हैं यूजर को। अभी तो ये हमने रोक दिया, इसीलिए एरर आ रही है। मैं इसको प्ले कर देता हूं तो एरर चली जाएगी और हम इसको एक्सेस कर पाएंगे आराम से। लेकिन जैसे ही हम टाइप, अभी आपने देखा होगा, एक बार मैं फिर से रिलोड कर देता हूं, ये स्क्रिप्ट स्कोप में है, और स्क्रिप्ट स्कोप ग्लोबल स्कोप होता है, मैंने ऑलरेडी बताया है। ये स्कोप के ऊपर मैंने वीडियो अच्छे से बनाया था, और वहां पे बताया था स्क्रिप्ट स्कोप क्यों क्रिएट होता है, और स्क्रिप्ट भी एक तरह का ग्लोबल स्कोप ही होता है। तो स्क्रिप्ट स्कोप में हमारा वेरिएबल आ गया है, और जैसे ही हम इसको टाइप मॉड्यूल करेंगे, बस टाइप मॉड्यूल किया है और मैं फिर से रिलोड करता हूँ, स्क्रिप्ट स्कोप गायब हो गया। यानी कि स्क्रिप्ट एक तरह का जो ग्लोबल स्कोप था वो गायब हो गया, और ये हो गया मॉड्यूल स्कोप। तो मॉड्यूल स्कोप क्या होता है, बस इस वेरिएबल को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके दूसरे फाइल्स में यूज कर सकते हैं।
हम ग्लोबली एक्सेस नहीं कर सकते। हम यहाँ पे अगर ग्लोबली एक्सेस करना चाहें, मैं इसको रिज्यूम कर देता हूं, तो ये ग्लोबली एक्सेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे ही टाइप मॉड्यूल करते हैं, हमारे सारे वेरिएबल्स ग्लोबली डिफाइंड नहीं होते हैं, ग्लोबल से हट जाते हैं। तो सही है, हमारा ग्लोबल स्पेस पोल्यूट नहीं होगा। तो और इसका एक ड्रॉबैक नहीं है एक्चुअल में, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है। बस हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पे कंसोल में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये हम अपने फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरी फाइल में एक्सेस कर सकते हैं, बिना एक्सपोर्ट किए नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने जैसे ही टाइप मॉड्यूल बताया, एक चीज ये हो गया कि हमारे जो सारे वेरिएबल्स थे वो आगे मॉड्यूल स्कोप में। तो ये मॉड्यूल एक स्कोप होता है, वो तब होता है जब हम एक वेरिएबल को हम अपने स्क्रिप्ट को मॉड्यूल टाइप मॉड्यूल दे देते हैं। जैसे हम टाइप मॉड्यूल देंगे, हमारे सारे वेरिएबल्स उस फाइल के अंदर सब कुछ मॉड्यूल स्कोप में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूं कुछ, मैं अगर इंपोर्ट कर लूं, इंपोर्ट करके क्या इंपोर्ट कर लें हम, यहाँ से मैंने क्या एक्सपोर्ट किया है, माई नेम, मैं माई नेम को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, या यूजर्स डेटा को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसका अगर हम स्कोप देखेंगे तो ये देखो, यूजर्स डेटा भी इस मॉड्यूल स्कोप के अंदर ही आया है। यानी कि जब हम एक ही फाइल को हम टाइप मॉड्यूल बताएंगे, तो सारी फाइल्स का जो भी इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सब कुछ एक ही फाइल के, मतलब सब कुछ मॉड्यूल स्कोप के अंदर आएगा। तो हमने एक चीज ये देख लिया कि जैसे ही हम टाइप मॉड्यूल बताते हैं, हमारे वेरिएबल सारे मॉड्यूल स्कोप के अंदर चले जाते हैं। और दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज ये होता है कि यहाँ पे डिफर ऑटोमेटिक लग जाता है। अब ये डिफर क्या होता है, मैं एक बार इस टाइप मॉड्यूल को हटा देता हूँ, लेट्स से फिर से मैं हटा दिया, ठीक है, और मैं एक बार रिलोड करता हूँ, तो ये फिर से स्कोप जो इसका है, यहाँ पे स्क्रिप्ट स्कोप आ गया। स्क्रिप्ट एक तरह का ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ डिबगर हटा देता हूँ और अपने स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ, अभी इसमें जब तक हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं दूसरे फाइल से, इस फाइल से कोई भी मतलब नहीं है, इस फाइल का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा था, मैं भूल गया हूँ वैसे, लेकिन याद आ जाएगा, मुझे पता है। हाँ, यहाँ पर डिफर एट्रीब्यूट लग जाता है। तो डिफर क्या होता है, डिफर लगाने से हमारी स्क्रिप्ट को रिक्वेस्ट तुरंत चली जाती है, लेकिन एग्जीक्यूट करना तब स्टार्ट होता है जब हमारी बॉडी पूरी पार्स हो जाती है, बॉडी पूरा HTML दिखने लगता है, उसके बाद पूरा बॉडी जब एंड हो जाती है पार्स होना, जब उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है। लेकिन जब डिफर नहीं लगा होता है तब ये नहीं चलता है। मतलब तब पहले ही, जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वेट करेगा हमारा ब्राउजर कि हमारा जावास्क्रिप्ट कब आएगा, और जैसे ही जावास्क्रिप्ट आएगा फिर उसको रन करेगा, फिर उसके बाद बॉडी को जाके पार्स करेगा। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है। अभी अच्छा क्यों नहीं होता है, अगर हमने यहाँ पे कोई डॉम से रिलेटेड काम किया है, जैसे कि मैं इन दोनों लाइंस को अगर मैं कमेंट कर दूं, मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट कर देता हूं, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्ट h1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 कर देता हूं मैं h1। तो अभी क्या होगा, अगर मैं फिर कंसोल लॉग करूंगा h1 को, तो ये नल रहेगा। नल क्यों रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफर एट्रीब्यूट नहीं लगाया है। तो हमारा HTML लाइन बाय लाइन समझना शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट 8 लाइन पर देखेगा कि हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल कनेक्टेड है, उसको रिक्वेस्ट भेज देगा और वेट करेगा कि जावास्क्रिप्ट फाइल आए। फिर जैसे ही आएगी उसको रन करेगा, और जब रन करेगा तो हमारे HTML के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे डॉम के अंदर ये हमारा वेरिएबल क्रिएट ही नहीं रहेगा, मतलब ये HTML हमारा आएगा ही नहीं। तो ये नल आएगा। अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे, मैं रिलोड करता हूँ अगर, और यहाँ पर ये देखो कंसोल लॉक किया और ये नल आ रहा है। तो और यहाँ पर भी नल आएगा, मतलब अभी भी अगर हम h1 को एक्सेस करने की कोशिश करें h1, तो ये नल ही आ रहा है। अगर हम यहाँ पे डिफर एट्रीब्यूट लगा देते हैं तो ये तुरंत रन नहीं करेगा, रिक्वेस्ट तो तुरंत भेज देगा, लेकिन ये वेट करेगा कि हमारा HTML पूरा पार्स हो जाए, HTML हमारा बॉडी पे दिखने लगे, तब ये होगा, तब ये एग्जीक्यूट होगी जावास्क्रिप्ट। अभी ये देखो चल रहा है सही से, तो सही है। लेकिन अगर हम टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल बता देते हैं, टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल बता देंगे अगर, तो डिफर ऑटोमेटिक लग जाता है। यहाँ पे देखो अब नल नहीं आ रहा है, यानी कि डिफर ऑटोमेटिक लग गया है, यानी कि ये रिक्वेस्ट तुरंत जाएगी और रन होगा जब बॉडी पूरी पास हो जाएगी। तो एक डिफरेंस ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस मैं दिखाता हूं,
अगर हम कोई भी वेरिएबल, अगर अभी जैसे कि हमारा नॉर्मल है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इस कोड को भी। एक दूसरा डिफरेंस मैं बताता हूँ। अगर कोई भी वेरिएबल हम सीधा बिना डिक्लेयर किए ही डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि यूजर इज इक्वल टू प्रोकोडर, मैंने कॉन्सलेट वार कुछ भी नहीं यूज किया, एकदम से बिना कॉन्सलेट वार किए ही मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया प्रोकोडर। कोई एरर नहीं है, मतलब यूजर नाम से वेरिएबल डिफाइन कर दिया और ये चल रहा है एकदम सही से, और ये प्रोकोडर लिख के भी आ रहा है। तो ये क्या करता है, जब हम कुछ भी मतलब कोई भी ना लेट ना कॉन्स्ट ना वार कुछ भी नहीं यूज करते हैं, तो ये हमारे विंडो ऑब्जेक्ट में एकदम ग्लोबल में विंडो अगर हम देखेंगे तो वहां पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देता है यूजर नाम से। अब यूजर नाम दे दिया तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर, तो ये इसने विंडो में क्रिएट कर दिया जब हम कुछ नहीं देते हैं। और अगर तुम किसी फंक्शन के अंदर भी क्रिएट करोगे ना तो भी विंडो में करेगा। मैं एक बार हेलो दिखा देता हूँ। हेलो नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये दिखाता हूँ, अगर इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, तो अगर हम वार लेट या कॉन्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं यूज करते हैं तो एकदम विंडो में चला जाएगा। यहाँ पर अगर हम यूजर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यूजर एक्सेसिबल है, क्योंकि ये विंडो में चला गया है। अगर हम यहाँ पे वार लगा देते हैं वार, तो यूजर एक्सेसिबल नहीं होगा। ये देखो, यूजर एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि अगर हम वार नहीं लगाते हैं तो एकदम ग्लोबल स्कोप में चला जाता है। अगर वार लगाते हैं तो कम से कम फंक्शन के स्कोप में रहता है, फंक्शन से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सीधा बाय मिस्टेक हम कर सकते हैं और ये ग्लोबल स्कोप को जाके पोल्यूट करने लगेगा। तो अगर हम इसको रिमूव कर दें और हाँ, तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई एरर नहीं दे रहा है, उसके लिए हम अपनी फाइल के सबसे ऊपर हम लिखते हैं यूज स्ट्रिक्ट। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने एक आध बार वीडियो में बताया है पूरे कोर्स के बीच में, इसके ऊपर डेडिकेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन यूज स्ट्रिक्ट अगर करेंगे स्ट्रिक्ट तो ये एरर देगा। ये देखो, हम एक स्ट्रिंग के अंदर बस लिख देंगे यूज स्ट्रिक्ट, हमारा ब्राउजर समझ जाएगा कि स्ट्रिक्ट मोड इनेबल करना है। और वहां पे हालांकि इतना ही नहीं होता, और भी कई सारी चीजें होती हैं स्ट्रिक्ट मोड में, लेकिन ये बहुत ही बेसिक बिहेवियर है स्ट्रिक्ट मोड का। तो ये स्ट्रिक्ट मोड जैसे हम लगाएंगे ये एरर देगा, अगर हम इसको हटा देंगे तो कोई एरर नहीं देगा। लेकिन जैसे हम टाइप मॉड्यूल लगाते हैं स्ट्रिक्ट मोड ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। हमने स्ट्रिक्ट मोड नहीं लगाया, यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट नहीं लगाया, फिर भी ये स्ट्रिक्ट मोड इनेबल हो गया और यहाँ पे एरर आ रहा है यूजर इज नॉट डिफाइंड। तो ये काफी मस्त चीज है। तो जो ये मस्त मस्त चीजें हैं सारी कुछ इसमें कर दी गई हैं। ठीक है, डिफर लगा दिया गया है, स्ट्रिक्ट मोड लगा दिया गया है, और एक चीज मैंने बताया था, हाँ मतलब ग्लोबल स्कोप को नहीं पोल्यूट करता है, सब कुछ मतलब मॉड्यूल स्कोप में आ जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है, मस्त है। ठीक है, तो काफी सही चीज है, काफी मस्त चीज है। और अभी यहाँ पे एक लास्ट चीज हमें जानने की जरूरत है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी वेरिएबल को तब वो कैसे काम करता है। मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, या तो मैं एक बार, हाँ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने पूरा रिमूव कर दिया सब कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ प्रोडक्ट्स डेटा, प्रोडक्ट्स या यूजर्स डेटा। इंपोर्ट यूजर्स डेटा, सेशन क्यों नहीं आ रहा है, देख लेता हूँ क्या एक्सपोर्ट किया गया है यूजर्स डेटा में से। हाँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही तो है, मतलब डिफॉल्ट नहीं, नेम्ड एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट यूजर्स डेटा फ्रॉम यूजर्स डेटा, ये कर लिया .js। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझना है कि किस तरह से ये फाइल आती है। ठीक है, और देखो अभी तक हमारे HTML से, हमारे पूरे एप्लीकेशन से, जो भी हमारी एप्लीकेशन है उससे केवल index.html कनेक्टेड है, हमारी वो मेन एप्लीकेशन है। वहां से जावास्क्रिप्ट कनेक्टेड है। अगर हम नेटवर्क सोर्स में जाते हैं यहाँ पे, तो हम रिलोड करेंगे तो index.html आ गई है, वहां उसको हमने पूरा रिक्वेस्ट भेज के बुलाया है URL के अंदर डाल के। और फिर script.js को किसने बुलाया है, index.html में। बुलाने वाला कौन है, इनिशिएटर। यहाँ पे इनिशिएटर का मतलब होता है बुलाने वाला। ठीक है, बुलाने वाला यानी कि इनिशिएट करने वाला। इस रिक्वेस्ट को किसने इनिशिएट किया है, तो बुलाने वाला है ये। और ये WS क्या है, ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है कि ये सब कुछ लाइव सर्वर का है, ये वेब सॉकेट है एक्चुअल में। ये देखता रहता है हम कोड को कैसे चेंज कर रहे हैं, ये हमारा कोड नहीं है,
ये सब कुछ अगर index.html में जाके देखोगे रिस्पॉन्स में, तो यहाँ पे देखो ये वेब सॉकेट का कोड है, ठीक है। तो जो थर्ड वाला दिख रहा है वो हमारा कोड नहीं है, वो अलग से आ रहा है। तो हाँ, उसको इग्नोर कर सकते हो तुम। तो ये हो गया हमारा मतलब इनिशिएटर, ये हमारा ब्राउजर है इनिशिएटर फर्स्ट का, इसलिए अदर लिख के आ रहा है। और दूसरा जो है इनिशिएटर स्क्रिप्ट डॉट जेएस का, वो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। और किस लाइन से इनिशिएट हुई है रिक्वेस्ट, इस पे अगर क्लिक करोगे तो आ जाएगी। यहाँ पे ये हाईलाइट होके आ रहा है हल्का सा। अगर मैं फिर से क्लिक करूं, एक बार हवर अगर करें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये हल्का हाईलाइट होके ग्रीन कलर में आता है। इस लाइन से हमने इसको किया है, ठीक है। इस लाइन से हमने इन रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया है, तो सही है। और जैसे ही हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं यूजर्स डेटा, अब हमारे ब्राउजर के पास, हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन के पास ये यूजर्स डेटा जेएस वाली फाइल भी कनेक्ट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो यूजर्स डेटा वाली फाइल यहाँ पे आ रही है। एक बार मैं फिर से अगर रीलोड करूं तो ये देखो यूजर्स डेटा वाली फाइल आ रही है। और इसको किसने बुलाया है, इसको बुलाने वाला है स्क्रिप्ट जेएस, लाइन नंबर 1 से बुलाया है इसने। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लाइन नंबर 1 से, और अगर हम यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे कर देते हैं और फिर से रिलोड करते हैं और नेटवर्क पे जाते हैं, तो हालांकि ये फेविकॉन डॉट आइकन मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर कर दिया, इसीलिए फेविकॉन डॉट आइकन आता है। ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है। इसको भी हमने ऑलरेडी बहुत ही स्टार्टिंग में देखा है, एचटीएमएल जब पढ़ रहे थे, लेकिन मैं कंट्रोल आर करूंगा तो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो ये लाइन नंबर 6 से जा रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है। लाइन नंबर 6 से जा रहा है और स्क्रिप्ट डॉट जेएस से रिक्वेस्ट जा रही है। लाइन नंबर 6 पे कर दिया मैंने। तो हम अपने ब्राउजर के अंदर यूजर डेटा डॉट जेएस फाइल को भी बुला रहे हैं, तो ठीक है, काफी सही चीज है। और मान लो हम लाइन नंबर 7 पे बुला रहे हैं और हम यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं हाय, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत मस्त चीज बताने जा रहा हूँ मैं, कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क में कुछ भी हमें अलग नहीं दिखेगा, कुछ भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नहीं दिखेगा। तो ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट हमने भेजी है लाइन नंबर 7 से और रिस्पॉन्स भी आ रहा है, मतलब लाइन नंबर 7 से हमने यूजर डेटा फाइल को बुला लिया है। अब अगर हम अपनी कंसोल में जाते हैं तो हाई प्रिंट होके आ रहा है, चल रहा है स्क्रिप्ट डॉट जेएस में लाइन नंबर 4 से। लेकिन 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 अगर हम यूजर डेटा के अंदर एक सिंपल कंसोल लॉग पुट कर देते हैं, कंसोल लॉग यूजर्स डेटा ऐसे, ठीक है, कुछ भी पुट कर देते हैं कंसोल लॉग, तो देखो ये यूजर्स डेटा पहले प्रिंट होके आ रहा है और ये बाद में मतलब हाय हमारा बाद में प्रिंट होके आ रहा है, जबकि हमने इंपोर्ट पहले इंपोर्ट मतलब बाद में किया है। अगर मैं इसको ऊपर रखता तो मान लो सेंस भी बनता कि इंपोर्ट पहले किया, पहले इंपोर्ट किया तो पहले वो फाइल रन हो गई होगी। लेकिन अगर हम बाद में भी इंपोर्ट करते हैं, हम लाइन नंबर 7 पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भी ये पहले रन हो रहा है। वैसा क्यों हो रहा है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो स्कैन करता है और इस कोड को रन किए बिना पहले इंपोर्ट करता है यूजर्स डेटा को, इंपोर्ट करने के बाद रन करता है यूजर्स डेटा को, उसके नाम का जो वेरिएबल है वो क्रिएट करता है मेमोरी में, फिर हमारी फाइल को रन करता है एक्चुअल में। मतलब ये स्कैन करके देख लेगा कहीं इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर कहीं इंपोर्ट हो रहा है तो उसको पहले इंपोर्ट कर देगा, पहले इंपोर्ट करके उसको रन करा देगा। तो इसीलिए ये हमें पहले दिख रहा है, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा, बहुत ही सटल चीज है, बहुत ही सूक्ष्म चीज है, ठीक है, इसको कोई नहीं बताता है। तो ये हमारी जो फाइल है यहाँ पे पहले रन हो रही है, ये पहले रन होके यहाँ पे हमें यूजर्स डेटा दिख रहा है और उसके बाद हमारा कंसोल लॉग रन हो रहा है। तो सही है। अगर हम इसके बाद भी रखते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो, ये हेलो लिखा है, कुछ भी लिखा है, ठीक है, ये कुछ भी लिखा है, तो हमारा इसके अंदर का जो कोड है वो पहले रन हुआ है, इसके अंदर का कोड पहले रन हुआ है और फिर बाद में, सबसे बाद में ये रन हुआ है, फिर ये रन हुआ है, ठीक है। तो हालांकि हमने अभी इंपोर्ट ही किया, हमने यूज भी नहीं किया, हमने यूजर डेटा को ना तो यूज किया ना तो कंसोल लॉग किया, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने उसको इंपोर्ट करके रन करके हमारी मेमोरी में डाल दिया है, मॉड्यूल स्कोप जो था उसमें डाल दिया है। अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं यूजर्स डेटा, तो यूजर्स डेटा है, ये मैंने यूजर डेटा लिख दिया, तो ये आ गया है, अब सही है, चल रहा है। और सबसे ऊपर ये जो हमारे यूजर्स डेटा के अंदर जो कोड था वो रन हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कोड रन हो जाता है और हमारी मेमोरी में आके वो मतलब स्टोर हो जाता है वेरिएबल।
फिर उसके बाद हमारी फाइल का खुद का कोड रन होता है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट को पहले ही ढूंढ लेता है, ठीक है, पहले ही ढूंढ के वो मेमोरी उसको रन करके मेमोरी में रख देता है, फिर हमारी फाइल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। तो सही है, काफ़ी मस्त चीज़ है। तो लगभग हमने सब कुछ देख लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, और हम इसको अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। जब भी हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पे अपने फाइल्स को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और रिएक्ट के जो सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा, बहुत ही कॉमन है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आप चाहें तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर कई लोग हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं भी सॉल्व करूँगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।